दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हमने बार बार बताया है, हमने बार बार समझाया है कि यदि भोग विलास की चर्बी आंखों पर चढ़ी हो और दिल में नफरत का एजेंडा हो तो वह न तो आम लोगों की तकलीफों को ही समझ सकता है और न ही वह न्याय अन्याय के बीच फर्क ही महसूस कर सकता है। असह्य होती महंगाई के बाद रिजर्व बैंक सहित विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि 2034-35 तक इस देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। भले ही रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर नहीं कहा है कि यह मोदी सत्ता की नीति की वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया है कि 12 साल तक इस देश की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, इसी तरह की रहेगी और यदि नीति नहीं बदली गई तो फिर स्थिति और विकराल हो सकती है। लेकिन सत्ता अपने में मस्त है, दिल में नफरत लिए, नफरत का एजेंडा लिए, झूठ और अफवाह के सहारे हर हाल में सत्ता हासिल करने की सोच ने इस देश को वर्तमान हालत में डाल दिया है। एक बड़ा वर्ग जिसे राजनीति से दूर कर दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग, दलितों के साथ अत्याचार की नई नई कहानियां आ रही हैं और महंगाई तो इस स्तर पर चला गया है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। उनके सामने जीवन जीने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इसकी वजह कोरोना महामारी को बताया, लेकिन यकीन मानिए इसकी वजह वह नोटबंदी है जो देश के साथ शुरू की गई थी। उस नोटबंदी में आप यकीन करिए काला धन को लाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों को धराशाही करने का सोच था। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मोदी सरकार कब तक रहेगी यह एक अलग बात है, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी ये एक अलग बात है, लेकिन मोदी सत्ता चुनाव जीतना जानती है, वह ध्रुवीकरण करना जानती है, वह लोगों को लुभाना जानती है और विपक्ष इस तमाम मुद्दे पर स्वयं को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से जब विपक्ष की सत्ता रही है उन्होंने भरपूर धन संपदा अर्जित की है और उसे बचाने की कोशिश में लगी सत्ता विपक्ष लड़ाई भी नहीं लड़ पा रही है। तब क्या आम आदमी इस असह्य पीड़ा को सहता रहे? कब तक सहे? सब्र का फल मीठा होता है। क्या इस वाक्य को लेकर वह अपना जीवन जीता रहे? सवाल बहुत से हैं। तमाम रिपोर्ट, तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट ने, आर्थिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि मोदी सत्ता के सामने अब कोई चारा नहीं रह गया है। वह इस देश को नहीं संभाल पा रहा है, इस देश के आर्थिक स्थिति को समझने का नाम ही नहीं ले रही है, वह केवल सत्ता में बने रहना चाहती। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ जाते हैं, पार्षदों के मानदेय बढ़ जाते हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे इस भीषण महंगाई में। पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाले टैक्स, उत्पाद शुल्क 3 गुना कर दिया मोदी सरकार ने और वह दूसरे को सलाह दे रही है कि आप वेट कम करो। जीएसटी के फेर में राज्यों की कमाई वैसे भी कम हो गई है। यही नहीं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में राज्यों की भागीदारी को बढ़ा दी गई है। कभी 10%, 20%, 25% होते थे भागीदारी केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 45% तक ले गया है। यानी वहां भी राज्यों को ही नुकसान हो रहा है। लेकिन राजनीति से इतर नफरत के एजेंडे ने इस देश का जो हाल किया है
वह कभी नहीं हुआ है। जो लोग राम को मानते हैं वे जान लें कि हम भोग विलास जैसे शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में नेताओं ने अपनी आंखों पर भोग विलास की चर्बी चढ़ा रखी है। वरना राम को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि पहली बार राम जब अयोध्या से बाहर निकले गुरु विश्वामित्र के साथ, तो गुरु विश्वामित्र ने महल के दरवाजे पर ही रथ छोड़ दिया था और राम और लक्ष्मण को पैदल ले गए थे और कहा था कि जब तक आप मनुष्य की तरह, एक राजा की तरह या राजकुमार की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह जब आप लोगों के पास जाएंगे तो ही उसके दुख दर्द को समझ पाएंगे। इसके अलावा भी विक्रमादित्य सहित कितने राजाओं के नाम हैं जो छुप छुप कर रात के अंधेरे में आम लोगों की तकलीफों को देखने के लिए पहुंचते थे। लेकिन क्या वर्तमान दौर में यह सब हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आम लोगों की तकलीफों को जानने के लिए औचक निरीक्षण किया है? योजनाएं सरकार बनाती है, क्या उसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है? ऐसी कोशिश हुई है? आलोचना अलग बात है। पिछली सरकारों की आलोचना कर करके सत्ता हासिल कर लेना और उसके बाद भी लगातार आलोचना करके अपने को सत्ता में बनाए रखना, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना अलग बात है। पहले भी गर्मी होती थी, पहले भी बिजली संकट होते थे, पहले भी कोयला संकट होते थे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि 700 से ऊपर यात्री ट्रेनें को रोक दिया गया और उसके बाद भी सीना तान के कहते हैं कि कोयले की कमी नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है। खाद का भी संकट शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में तो कम से कम खाद संकट होने लगा है, जबकि 2 महीने बाद धान का फसल लेना है किसानों को। तब सवाल यह है कि क्या यह सत्ता पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और केवल जो खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूल रही है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने को बनाने में, अपने प्रचार करने में, अपना प्रतिबिंब गढ़ने में खर्च कर रही है? यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद अपनी छवि सुधारने के लिए विज्ञापनों में कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब आस्था और भावना को जोड़कर आपके वोट बटोरे जाएंगे तो फिर यकीन मानिए कि आप पर तकलीफों का एक नया दौर भी शुरू होगा। यदि आप नफरत करेंगे तो यकीन मानिए आपको उसका दुष्परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि नफरत से विकास नहीं होते हैं, केवल विनाश होते हैं। तब छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों की सरकारें क्या कर रही हैं? यकीनन बहुत सारी राज्य सरकारें अपने अपने तरह की योजनाएं ला रही हैं और आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह लोगों को सोचने मजबूर करने लगा है कि हम धर्म और राष्ट्र हित, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति से उबर कर कुछ अपने लिए सोचें, अपने लिए जीवन जीने का कुछ तो काम करें। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार अपनी तरह से नई नई योजना लाकर कुछ न कुछ कर रही है और आज तो 1 मई मजदूर दिवस के दिन सीएम मितान योजना चालू किया है गरीब मजदूरों के लिए। इसके अलावा यहां की संस्कृति को भी उभारने की कोशिश की है। नरवा गरवा घुरवा बारी के साथ अब बोरे बासी भी आ गया है, जिसे आर्थिक रूप से आर्थिक सुदृढ़ता के लिए काम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संस्कृति को यदि अपने हिसाब से अनुकूल किया जाए तो वह सत्ता का खेल हो सकता है, लेकिन यदि संस्कृति को आर्थिक पक्ष से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से आम लोगों का
स्तर सुधरेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महंगाई के इस दौर में हम बार बार कहते हैं कि आप फिजूल खर्ची छोड़ दीजिए और जो बचा लेंगे वही आपकी कमाई है। ऐसे में बोरेबासी एक महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि वह एक राजनीतिक, चूंकि भूपेश बघेल ने कहा इसलिए राजनीति का फंडा बन गया है, लेकिन यकीन मानिए कि बोरेबासी का इस छत्तीसगढ़ में हमेशा से प्रचलन रहा है। इसकी वजह सब्जियों की कमी को आप बोल सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस महंगाई के दौर में बोरेबासी आपके लिए आर्थिक सुदृढ़ता का परिणाम ला सकता है। दूसरी तरफ झीरम कांड को लेकर फिर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं की हत्या कर दी थी झीरम में नक्सलियों ने। विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, आप फेरिस्त देख लीजिए, पूरा एक समाप्त कर दिया गया था। और उसकी जांच को लेकर यदि सियासत हो तो हैरान कर देने वाली है। भूपेश सरकार जब से सत्ता में आई है, उन्होंने इसके लिए नए नए तरीके से, ताकि न्याय मिल सके, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ सके, दोषी को कार्रवाई हो सके, इसमें लगी है। तो भाजपा उस फैसले को रोकने के लिए लगी है। तब डॉक्टर शिव डहरिया जो नगरीय निकाय मंत्री हैं के आरोपों को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा क्यों नहीं चाहती कि इसकी जांच हो, न्याय मिले। बहुत सारे मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद हो सकता है। भूपेश बघेल के नीतियों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अग्रिम पंक्ति, पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के नेताओं की हत्या हो जाने वाले इस झीरम कांड की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और इसके दोषियों को कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों बाधा बन रहे हैं। सवाल बहुत से हैं। सवाल तो आंदोलन का भी है। महिला किसान आंदोलन कर रहे हैं। संविदा बिजली कर्मियों के आंदोलन की वजह से मेंटेनेंस का कार्य प्रभावित हुआ है। इस भीषण गर्मी में यदि आपके घर की लाइट गुल हो जाती है तो यकीन मानिए आपको तत्काल बन जाए ऐसी सुविधा विद्युत कंपनी के पास नहीं है, छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के पास, क्योंकि संविदा कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को आकर्षित करने के लिए, सरकार को आकर्षित करने के लिए कई तरह के उपाय किए। लाश बन गए, भीख मांगी, जल सत्याग्रह किया, और सत्ता ने उसकी बात सुनने की बजाय प्रशासन ने दमन का रास्ता अख्तियार किया। उनके टेंट पंडाल जब्त किए गए, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब सवाल यह है कि सीएम मितान योजना यदि लागू की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए नए नए फरमान जारी हो रहे हैं कि बगैर अनुमति के आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, धार्मिक आयोजनों को लेकर निश्चित रूप से सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजनों के नाम पर न केवल यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है, बल्कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाकर सांप्रदायिक माहौल को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। इस पर नियम कानून बनना चाहिए। फरमान जारी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए यदि इस तरह के फरमान जारी लोकतंत्र में होते रहे तो फिर सत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।